हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम कक्षा 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। जो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है इसका, तो हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हो। उसको पढ़ लेना आप, जिससे कि आपकी बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये दूसरा पार्ट है, जिसके बारे में हम लेखन कला और शहर जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को साथ ही क्लास को शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सके और वे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ सके। चलो दोस्तों, हमने जो पहले पार्ट में पढ़ा है उसके बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमारे समझ में अच्छे तरीके से आएगा। और चलते हम दोबारा से रिवीजन कराते हैं आपको। तो दोस्तों मेसोपोटामिया तो दोस्तों मेसोपोटामिया ये शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस यानी मध्य भाग, पेटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया है वो दजला और फरात नदियों के बीच आबाद हुआ है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया मेसोपोटामिया किस नदी के बीच है, तो दोस्तों आपको बताना है दजला और फरात नदियों के बीच है। फिर हमने पढ़ा था यह आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा बन गया है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का इतिहास जानकारी हमें इमारतों से मिली, मूर्तियों से, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टी का तहत लिखित दस्तावेज से मिली थी। रईस के शहर के दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा था। इसके उत्तरी भाग को असीरिया कब्जे होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा था। सुमेरियन, अक्कद तथा अरामीक इसकी प्रमुख भाषाएं थी। तो आप इससे प्रमुख भाषा पूछ लिए तो आपको बताना है सुमेरियन और अक्कद तथा अरामीक इसकी प्रमुख भाषाएं थी। फिर इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हो गया था। उरुक और मेमारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहर जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। यहाँ खाद्य संसाधनों समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का प्रभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों में मंगाया जाता था। और लेखन कला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई वे लगभग 32 ईस्वी पूर्व की है। इन पर कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। दोस्तों पढ़ते कीलाकार कीलाकार क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म यह लातिन शब्द है। यूनिस जिसका अर्थ बटी और फणो जिसका अर्थ आकार से बना है। कीलाकार के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा तथा बहुत अधिक थी। तो दोस्तों मेसोपोटामिया में जो लोग थे बहुत कम पढ़े लिखे थे। चौदह सौ ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरामीक भाषा का प्रवेश हुआ। यह इब्रू भाषा से मिलती थी। 1000 ईस्वी पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। तो दोस्तों 14 ईस्वी पूर्व धीरे धीरे अरामीक भाषा, जो अरामीक भाषा है, उसका प्रवेश हुआ। यह इब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईस्वी के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। आज भी इराक के कुछ भागों में जो मेसोपोटामिया वहाँ पर जो ये भाषा बोली जाती है अरामीक भाषा। बढ़ते 5000 ईस्वी पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, जिनमें से कुछ शहरों में परिवर्तन हो गए थे। तो दोस्तों 5000 ईस्वी पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, जिनमें कुछ शहरों में परिवर्तन हो गए थे। शहरों में रहने लगे थे वहाँ के लोग। कई प्रकार के शहर विकसित हुए। पहले भी जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे व्यापारिक केंद्र के रूप में एवं अन्य सही शहर के रूप में हुए थे।
तो यहाँ और अगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, गलती और टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी। 2000 ईस्वी के बाद प्रार्थना जी की उत्तराधिकार पर मारीनगर शाही राजधानी के रूप में फल फूला। राजा सूर्यपाल ने उत्तर स्थिति में अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई एवं गिलगामेश महाकाव्य की प्रतिमा तैयार करवाई। तो राजा अशुरनिपाल थे, उन्होंने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी थी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी, जिसमें गिलगामेश महाकाव्य की प्रतिमा तैयार कराई थी। इसमें एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। ये पति पत्नी उनके बच्चे शामिल थे। दोस्तों, जो एकल परिवार होता है उसमें आदर्श माना जाता है, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं एकल परिवार में। कालगणना गणित की विद्यात्मक परंपराएं दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहां से ज्ञान तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्य यूरोप में पहुंचा। तो दोस्तों, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हम अगली क्लास में इसी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में।